अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप है इस वक्त रिमशा अंसारी नॉवेल्स पे। मैं लाई हूँ आपके लिए रिमशा अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करें। आपका रिस्पॉन्स देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लाएंगे। और हाँ, वीडियो वॉच करने के बाद अपने व्यूज़ देना मत भूलें। तो यह है दीवाना मौसम की किस नंबर 3। क्या मतलब, किसकी मन को है सिला? ये आप क्या कह रही है बीजान? बीजान की बात सुनकर वहां बैठे तमाम नफूस झटका खा के अपनी जगह से उठ गए, जबकि बीजान के चेहरे पर हद दर्जे का इत्मीनान था। आंखों में जलते दिए इनका सुकून जाहिर कर रहे थे। बरान की मन को है सिला, ये जुमला था या कयामत जो सब लोगों के सर पर टूट पड़ी थी। वहां मौजूद सब लोगों को लगा कि हवेली की छत इनके सर पर आ गिरी हो। बीजान, माना कि आप बड़ी है, आपको सारे इख्तियारात हासिल है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपका जो दिल चाहेगा आप बोलेगी। बरान की माँ सबीन बिपरी शेरनी की तरह खड़ी होके बदलिहाजी से बोली। तो बीजान ने तासुब से इसे देखा। मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग खुद बारान से पूछ लो, बीवी है सिला इसकी। लो आ गया बरान, पूछो। बीजान अपनी जगह पर बैठकर बड़े आराम से बोल रही थी जब अचानक से बरान खान हाल कमरे में नमूदार हुआ और यहाँ चलती मीटिंग देखकर हैरान रह गया। इसने बीजान की बात नहीं सुनी थी, इसलिए हैरत से घर वालों के सपाट चेहरे देखने लगा। बरान, बीजान को देखो, क्या बोल रही है? कह रही कि सिला तुम्हारी बीवी है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? कभी यकीन नहीं करती, मेरा बेटा तो इस लड़की से सख्त नफरत करता है। सबीन हरगिज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बड़े एतमाद से बीजान को मुखातिब करने लगी। माँ, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी माँ का मान टूटता देखकर बारान का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया, जबकि बारान की बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों को 240 वोल्ट का खतरनाक झटका छूकर गुजरा, जबकि सबीन तो सदमे के मारे अपनी जगह पर साख्त जम्द रह गई। बरान, तुम मजाक कर रहे हो ना? कहो बरान, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इस कमजाद लड़की से निकाह नहीं कर सकता। सबीन बेगम बरान के पास गई और इसका चेहरा जोर जोर से थपथपा के हजियाती कैफियत में दरियाफ्त करने लगी। जब बरान ने जबड़े भींचकर सख्ती से इनको शानों से पकड़कर सीधा किया। प्लीज़ माँ, इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस लड़की से निकाह ज़रूर किया है, लेकिन इसको किसी किस्म का कोई हक नहीं दिया। इस घर में इसकी जो औकात थी वही रहेगी। कभी भी वो इस हवेली पर या बारान खान पर राज नहीं कर सकती। बरान ने इनके शानों पर दोनों हाथ जमा के इन्हें दिलासा दिया तो वो रोती हुई इसके सीने से लग गई। झटका बहुत गहरा लगा था इन्हें इस खबर से, क्योंकि बारान की शादी के मुतालिक इन्होंने कई ख्वाब सजाए हुए थे और फिर सिला, जिससे वो बिल्कुल नफरत करती थी, इससे निकाह कैसे बर्दाश्त कर पाती। माँ प्लीज़ खामोश हो जाए, सिर्फ निकाह ही हुआ है और कुछ नहीं। आप टेंशन मत ले, आपकी बहू हमारे स्टेटस के मुताबिक ही आएगी। इसने अपनी माँ का माथा चूमा और फिर तासुब भरी नज़रों से बीजान को देखा, जो इसकी बात सुनकर बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त कर रही थी। मुझे कराची के लिए निकलना होगा माँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। इसने माहौल में पहले गर्मा गर्मी ख़त्म करने के लिए सबका रुख अपने जाने की तरफ कराया तो सब नॉर्मल हो गए, इसके लिए मुख्तलिफ कामों में लग गए। लेकिन बीजान जानती थी सबके अंदर लावा उबल रहा था, अब सिला पर ही फटता। वो आंखों पर सिया ग्लासेस चढ़ाए अपने बैग उठाता कमरे से निकला तो किसी ख्याल के तहत इसके बाहर की तरफ बढ़ते कदम रुके और फिर वो सीढ़ियों की तरफ जाने के बजाय मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा। आंखों में तंज और तनफ्फुर के शोले जलाए वो तेज़ी से इसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इसके कमरे के पास जाके इसने गिलासेस उतारकर शर्ट में लगाए और फिर बैग वहीं रखकर सख्त तने हुए मगरूर नकोश लिए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने अपने आंखों पर रखा हाथ हटाया तो सामने खड़े मर्द को देख जान हवा होने लगी। न जाने कब से वो बेड पर बिल्कुल सीधी आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। बारान को देख वो अपने हवासों में वापस आती उठकर बैठी तो एहसास हुआ दुपट्टा इसके पास नहीं था। इसने घबरा के बेड के किनारे से दुपट्टा उठाया और फिर डर के खड़ी हो गई। इसके उठते ही बारान धीरे धीरे कदम बढ़ाता इसकी तरफ आने लगा तो सिला के गले में खौफ की गिल्टी उभर कर मादूम हुई। बारान खान ने बुरी तरह से जबड़े भींचे हुए थे, जिसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितना गुस्सा और नफरत जब्त किया हुआ था। सिला के माथे पर खौफ से पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार होने लगी। अल्फाज थे कि ज़बान से रूठ गए थे, वो चाह के भी मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझसे निकाह कर लिया तो इस हवेली पर आराम से राज कर लोगी? बीजान तुम्हारी बातों में आ सकती है, लेकिन बारान खान कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दुआ करना कि बारान वापस हैदराबाद ना आए, क्योंकि फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अजियत होगी। पल पल तुम्हें मेरी नफरत सहनी होगी, मेरा कहर बर्दाश्त करना होगा। इसने अपने हाथ से सिला का मुंह दबोचा और फिर चबा चबा के लफ्ज़ अदा करता नफरत से इसे देखकर तंबिया करता बाहर की तरफ लपका। इसे पहले इस लड़की से इतनी नफरत नहीं थी।
लेकिन जब से वो इसके निकाह में आई थी तब से ही वो लड़की इसके हवासों पर बुरी तरह सवार हो गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को जान से ही मार दे। सिला को डरा धमका के वो मगरूर खानज़ादा आंखों पर गिलासेस और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजा के कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इसके जाते ही खौफ से थरथराती सिला घुट घुट कर रोने लगी। नीलगो आसमान पर फैली आफताब की सुनहरी शुआएं अब धीरे से मध्यम पड़ रही थी। सफ़ेद बादल आसमान पर सैर करते दिखाई देते। मुख्तलिफ फूलों की खुशबू ने बारान रियासत की दारुल-हुकूमत म्यूनिख की फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया था। जर्मनी के खूबसूरत और रंगीन शहर म्यूनिख की वक्तालियन मार्केट में इस वक्त हल्की फुल्की चहल पहल थी। छोटी बड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ पर काफ़ी रौनक थी। वहीं एक काफ़ी शॉप में वो पुरसुकून सा बैठा किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था। ब्लैक जीन्स और डार्क ग्रीन स्वेटर पहना वो लंबा लेकिन पतला दुबला लड़का था। इसके सामने मेज़ पर कॉफ़ी का मग और एक किताब भी रखी हुई थी, लेकिन वो किसी और ही ख्याल में गुम था, शायद इसकी जिसे वो पाकिस्तान में छोड़ आया था। इसने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में एडमिशन लिया था। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। ख़ानदानी बिजनेस से कोई दिलचस्पी ना होने की वजह से इसने इंजीनियरिंग बनना मुनासिब समझा था। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इसकी सोचों की तनाबिस नस्वानी आवाज़ से टूटी तो इसने धीरे से सर उचका के सामने देखा। गुलाब जैसे चेहरे पर गुलाबी रंग का तर्किश तर्ज का स्कार्फ लिए, ग्रे रंग का कोट और ब्लैक जीन्स पहने वो दराज कद लड़की पूरी तवज्जो से इसे देख रही थी। येस ऑफ कोर्स। इसका मूड कतन ठीक नहीं था, लेकिन वो किसी से अखलाक ख़राब नहीं करता था, लिहाजा इसने गुड़िया जैसी इस लड़की को बैठने की इजाज़त दी तो वो मुस्कुरा के इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हैदर ने दोबारा गर्दन उचका के इसे नहीं देखा, बस फिर से कप होठों से लगाया और किताब खोली। आप टिम के स्टूडेंट हैं ना? इस लड़के की कोई तवज्जो ना पाके इस लड़की ने खुद ही बात करने में पहल की। हैदर ने एक नज़र इसे देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। मैं भी वहीं होती हूँ। आप कौन से मुल्क से आए हैं? मेरे ख्याल से आप पाकिस्तानी हैं। इस लड़की ने खुद ही बातों का सिलसिला जारी रखने की कोशिश की। आपका ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन आपको कैसे पता? इसकी बात सुनकर हैदर तजस्सुस से पूछने लगा कि इसने इतना परफेक्ट तुक्का कैसे लगा लिया था। हालांकि यहाँ पर हर मुल्क के स्टूडेंट दिखाई देते। अक्सर पाकिस्तानी कॉफ़ी या चाय ठंडी करके पीते हैं, और आपकी कॉफ़ी भी कब से ठंडी हो रही थी। इसलिए वो लड़की भोलपन से कहती हंस दी थी। इर्द गिर्द के माहौल से फरामोश वो पुरजोशी से हैदर की जानिब मुतवज्जा थी। नाइस लॉजिक। हैदर ने इसकी जहानत की तारीफ की और ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, लेकिन एकदम ही इसकी नज़रें बेसाख्ते इस लड़की की जानिब उड़ गई। वो हैरान सा रह गया। सामने बैठी लड़की भले हिजाब में मुकी थी, लेकिन इसकी नैन नकोश में सिला की बहुत शबाहत आ रही थी। वो बिल्कुल सिला जैसी तो नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सिला के चेहरे जैसा था। शायद मासूमियत। इस लड़की की मासूमियत भी सिला जैसी थी। कोई और होता तो कभी नहीं मानता कि इस लड़की में सिला जैसा कुछ है, क्योंकि ये रुई की गुड़िया जैसी सुर्ख और सफ़ेद थी। इसकी जिल्द को देखकर एहसास होता कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाएगी, जबकि सिला इतनी गोरी नहीं, बस साफ़ सुथरी रंगत की मालकिन थी। लेकिन हैदर वो बचपन से सिला के साथ रहा था, इसलिए उसे ये लड़की सिला से मुशाबहत रखती हुई लगी। आप कहाँ से है? वो गहरी सोच से निकलकर बेसाख्ता ही पूछ बैठा था। जी मैं भी पाकिस्तान से हूँ। आप किस शहर से? वो बड़ी मासूमियत से मेज़ पर कोहनी टिकाए इस पर चेहरा जमा इसको देखकर इस्तेसार करने लगी। हैदराबाद। और आप? हैदर ने किताब बंद करके मेज़ पर रखी और ख़ुद भी इसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। जी मैं कराची से हूँ। वो बहुत नरमी से बताने लगी। रोशनी में तो इसका चेहरा यूँ दमक रहा था जैसे वो परी हो। इसका हुलिया देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी बड़े घर की लड़की है। वाह, कराची। वैसे मेरे भाई भी अक्सर कराची में होते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। रोशनियों के शहर कराची की बड़ी तारीफ़ें सुनी है। भाई का नाम लेते ही हैदर के लबों को एक खूब मुस्कान ने छुआ तो ये सादा लड़का इस गुड़िया जैसी लड़की को हंसता हुआ बहुत प्यारा लगा। बिल्कुल, हमारा शहर कराची बहुत खूबसूरत है, कभी आइएगा, सैर कराएगा आपको। इस लड़की ने खुले दिल से इसे कराची आने की दावत दी तो हंस कर रह गया। विक्टोरियन फूड स्ट्रीट पर अब रौनक बढ़ने लगी थी। कॉफ़ी शॉप में भी अब रश बढ़ रहा था, जिसे देख हैदर को हॉस्टल वापस जाने का ख्याल आया। फ़िलहाल तो हम म्यूनिख में है, इसलिए अभी यहाँ की सैर करने का सोचे। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो शौक लहजे में कहता अपनी किताब उठा के कुर्सी खिसका के उठ खड़ा हुआ। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। इसके उठने पर वो लड़की यूँ फिक्रमंद हुई जैसे इसकी कितनी ज़रूरी ट्रेन छूटने वाली है हो। हैदर खान। हैदर ने कंधे उचका के मुख्तसर सा जवाब दिया तो हैदर का नाम सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। मेरा नाम आयत है, आयत जमाल हुसैन। इस गुलाब के फूल जैसी लड़की ने भी प्यारी सी मुस्कुराहट हैदर की जानिब उछाले अपना नाम बताया तो इसका नाम सुनकर सर को जंबिश देता हैदर कॉफ़ी शॉप की हदूद से वॉकआउट कर गया।
कमरे नुमा किचन में रखी खाने की गोल मेज पर वो जल्दी सामान तरतीब से रख रही थी। प्लेटें, चम्मच, गिलास, हर चीज़ सलीके से मेज़ पर रखी हुई थी। दरमियान में बड़ी तरतीब से सजा के चाइनीज़ राइस की डिश रखी गई थी। साथ ही चाइनीज़ तर्ज का सलाद भी सजा हुआ रखा था। एक डिश में कस्टर्ड था, जबकि दूसरी डिश में शाही टुकड़े रखे हुए थे। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू ने पूरा अपार्टमेंट महका दिया था। टेबल सजाने के बाद वो बेडरूम में आई और फिर अपने जोड़े में लिपटे बाल केचड़ से आज़ाद कर दिए, किसी आबशार की तरह। बाल इसकी कमर पर फैलकर नीचे तक चले गए। वो बेइंतहा खूबसूरत बालों की मालकिन थी। सियाह चमकदार घने लंबे बाल जो इसकी कमर से भी नीचे जाते थे। देखने वाले इसके बालों को देखते रह जाते। अगर यूँ कहा जाता कि बारान खान भी इसके बालों पर फिदा हुआ था तो ये भी कुछ गलत नहीं था। मेकअप से पाक चेहरे पर इसने बस होंठों पर ग्लोस लगाया हुआ था। डार्क ब्लू कलर की घुटनों तक आती शॉर्ट फ्रॉक और जीन्स में मलबूस वो 25 साल की दराज कद लड़की थी। डोरबेल की आवाज़ अपार्टमेंट में गूंजी तो वो शानों पर दुपट्टा डालकर बाहर की तरफ लपकी। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े मर्दाना वजाहत की पेकर को देख सारी थकान उड़न छू हो गई। वो सीधा ऑफिस से आ रहा था, इसलिए ब्लैक कलर की पैंट कोट में मलबूस था। थकावट की वजह से बाल माथे पर बिखरे हुए थे। मकरूर उठी सरनाक और तीखे नैन नकुश जिस पर लाइट सी बेड इस पर खूब जचती। वो बिल्कुल शहजादा जैसा था। अगर यूं भी कहा जाए कि शहजादा ही था तो कुछ गलत ना होता। वो खान हवेली का शहजादा ही तो था, जिससे खान हवेली की शान में मज़ीद इजाफा हो गया था। शुक्र है जनाब ने 1 हफ्ते बाद दीदार तो कराया। होठों पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट इसने जब्त की और मसनूई खुफगी का इज़हार करती अपार्टमेंट के अंदर आ गई। मैडम, आपकी वजह से ही 1 हफ्ते में वापस आ गया, वरना माल का तो दिल ही नहीं चाह रहा था मुझे वापस भेजने का। वो भी इसके पीछे अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। चलो जाओ, तुम फ्रेश हो के आओ, खाना बिल्कुल रेडी है। वो महसूस करने लगी बारान इससे नजरें नहीं मिला रहा था। इसे लगा थकन की वजह से कर रहा होगा, इसलिए किचन की तरफ जाने लगी ताकि बारान भी फ्रेश हो के वहीं आ जाए। मैडम, 1000 बार समझाया है तुम्हें नहीं आप बोला करो। पूरे 5 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। इज्जत क्या करो मेरी, जैसे बाकी दुनिया करती है। बारान इसको डराने की गर्ज से गुस्से से बोला तो रोशनी का कहका फिजा में बुलंद होकर रह गया। मानती हूँ 5 साल बड़े हो और दुनिया तुम्हारे सामने अदब से पेश आती है, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होती ये। आप जनाब चलो अब जल्दी किचन में आ जाओ। रोशनी खिलखिला के किचन की तरफ बढ़ी तो इसकी बात सुन के बारान फ्रेश होने की गर्ज से इसके बेडरूम में चला गया। कुछ वक्त सरकने के बाद बारान फ्रेश होकर किचन में आया तो किचन में दूसरी लड़की को बैठा देख इसका मूड ख़राब हो गया। ये रोशनी की सहेली थी जो इसके साथ यहाँ अपार्टमेंट में रहती। दोनों मिलजुल कर अपार्टमेंट का किराया अदा करती। दोनों ही अच्छी जॉब करती थी, इसलिए कोई मुश्किल पेश ना आती। रोशनी की दोस्त फिज़ा भी जॉब से आ गई थी, इसलिए फ़ौरन खाने की मेज़ पर बैठ गई। इतने दिनों बाद तो बारान खान रोशनी से मिल रहा था, फिर इसे फिज़ा की मदाखलत पसंद नहीं आई। लेकिन क्या करता, रोशनी की इस दोस्त को वो ज़रा सी लिफ्ट नहीं कराता था, इसलिए खामोशी से जाके टेबल पर बैठ गया और गरूर की आला मिसाल बना खामोशी से खाना नोश फरमाने लगा। खाना खाने के बाद रोशनी इसे अपने बेडरूम में ले आई। बेडरूम में आके बारान ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। अब वो सफ़ेद रंग की शर्ट में मलबूस था। रोशनी मोहब्बत 5 नज़रों से इसे देखने लगी। बारान आगे बढ़कर बेड के किनारे पर बैठ गया था, जबकि रोशनी ड्रेसिंग टेबल से टेक लगा के खड़ी हो गई। इतनी दूर खड़ी होके इतने प्यार से मत देखो। वैसे आज यहाँ डिनर से अच्छा था हम कहीं बाहर जाके डिनर कर लेते। कम से कम तुम्हारी ये दोस्त तो सर पर सवार नहीं होती। और फिर इसका पटर पटर बोलना मुझे सख्त जहर लग रहा था। बारान ने अपनी आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई और फिर बालों में हाथ मारा। अपना पफ सेट करता बोला तो रोशनी मुस्कुराती हुई इसके बराबर में आ बैठी। अक्सर लड़कियां ज़्यादा बोलना पसंद करती है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके बराबर में बैठ कर रोशनी ने अदा से कहा तो बारान खान इसका चेहरा देखता रह गया। लेकिन फिर जहन में अचानक इसे एक ख्याल ने कोंदा मारा तो वो हड़बड़ा के रोशनी से नजरें चुरा गया था। इस सिला याद आ गई थी। अक्सर इसने सिला को भी बहुत बोलते हुए देखा था, शायद इसी वजह से वो इससे चिढ़ता भी था। पता है तुम मुझे इसलिए ही पसंद हो क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों की तरह फजूल नहीं बोलती। तुम बहुत समझदार, सुलझी हुई एक प्यारी सी लड़की हो। बल्कि इस दुनिया में तुम वो पहली लड़की हो जो बारान खान के दिल पर लगी है। बारान ने इसका नरम मोम हंसा हाथ अपने हाथ में लिया और फिर धीमे लहजे में सरगोशी की। इसकी बात सुन रोशनी के गाल सुर्ख टमाटर जैसे हो गए थे। वो ब्लश कर रही थी। अच्छा तुम बैठो, मैं काफ़ी बना के लाती हूँ। बारान की हाथ में इसका हाथ था, इसलिए वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, जिसके बायस फ़ौरन बहाना सोचकर हाथ चढ़ाती उठ खड़ी हुई। मुझसे दूर जाने के बहाने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही आते हैं। बारान इसका बहाना समझ गया था, इसलिए
मसनूई खुफगी का इजहार करने लगा। ऐसी बात नहीं है बारान, तुम हमेशा गलत समझते हो। इतने अर्से हमारी दोस्ती रही और फिर तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, इसलिए दूर भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे साथ मैं अपनी मर्जी से हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, भला क्यों तुमसे दूर होना चाहूँगी। और जिस मोहब्बत करते है इसकी दूरी इंसान को मार देती है। वो नरम लहजे में इसे समझाने लगी तो इसके मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर बारान का मूड बड़ा खुशगवार हो गया। वो बहुत कम मोहब्बत का इजहार करती थी। चलो तुम काफ़ी बनाओ, मैं अभी किचन में आ जाता हूँ। बारान खान की बात सुनकर रोशनी कमरे से निकलकर किचन की जानिब लपकी तो बारान भी इसके पीछे चल दिया। वो दोनों आमने सामने बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। दोनों ही अपनी रूटीन के बाद बहुत मुश्किल से एक दूसरे के लिए वक्त निकालते। बारान की दोस्ती रोशनी से ऑफिस की मीटिंग में ही हुई थी। वो बारान के बिजनेस पार्टनर सेक्रेटरी थी। तब ही दोनों के दरमियान अच्छी बातचीत हुई थी। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला, वरना आज तक बारान ने किसी लड़की में खास इंटरेस्ट नहीं लिया था। कॉफ़ी के सिप भरते दोनों ही मुख्तलिफ मौजू पर बात कर चुके थे। काफ़ी ख़त्म होने के बाद बारान मग टेबल पर रख कर उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इसने अलविदाई कलमात बोले और किचन से बाहर निकल गया। बारान, रोशनी किचन से बाहर आई तो याद आया वो अपना कोट यहीं भूल के जा रहा था, इसलिए इसने झट से बारान को आवाज़ दी। जी। इसके पुकारने पर वो बड़ी फर्माबरदारी से पलटा और इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तुम अपना कोट तो भूल गए हो, रुको मैं लेकर आती हूँ। अक्सर इसकी मोहब्बत पर रोशनी काफ़ी घबरा जाती थी। इसने देखा था बारान का गुस्सा, ये बहुत बड़ी बात थी कि वो इससे मोहब्बत से बात करता था। रोशनी बेडरूम में गई और फिर इसका कोट उठाकर ले आई। शुक्रिया। बारान ने इसके हाथ से कोट लिया और फिर तेज़ी से बाहर की तरफ निकल गया, जबकि इसके जाते ही रोशनी ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया। बारान जा चुका था, इसलिए इसने दरवाज़ा लॉक किया और रूम में जाने के लिए पलटी, लेकिन सामने फिजा को खड़े देख इस्तेफहामिया नज़रों से इसे देखने लगी। तुम्हारा बारान बहुत हैंडसम है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये मुझे ज़रा सी भी लिफ्ट क्यों नहीं कराता। फिजा मुंह के जाविये बिगाड़कर बोली तो रोशनी को बेसाख्ता हंसी आ गई। ऐसी बात नहीं है, बस वो लड़कियों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वो टालने वाले अंदाज में कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो फिजा भी बेताबी से इसके पीछे लपकी। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता तो तुम क्या लड़का हो जो वो तुम में इतनी दिलचस्पी लेता है। फिजा शरारत से बोलकर इसके कमरे में दाखिल हो गई थी। रोशनी ने अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और फिर बेड की दूसरी तरफ जाके किराउन से टेक लगा के बैठ गई। मेरी बात कुछ और है यार, रोशनी ने सादगी से कहा और फिर साइड टेबल पर रखा लैपटॉप उठा के अपनी गोद में रख लिया। वैसे तुम कितनी खुशनसीब हो ना रोशनी, इतना हैंडसम मगरूर बिजनेसमैन बारान खान तुम्हारा दीवाना है। फिजा बैठ के पैरहाने पर बैठकर हसरत से रोशनी को देखने लगी। रोशनी की नज़रें तो लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, लेकिन समातों में फिजा की आवाज़ गुली तो इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उमड़ आई। जिस तरह खुश दिखने वाला हर इंसान खुश नहीं होता, इसी तरह खुश नसीब दिखने वाला हर इंसान खुश नसीब नहीं होता। हर इंसान के पीछे बहुत तलखियाँ होती है। इसका लहजा भी बहुत तल्ख था, वो अक्सर बड़ी तल्ख हो जाती थी। फिजा ने इससे कई बार पूछने की कोशिश की थी कि इसके दिल में ऐसा क्या है जो वो अचानक से इतनी तल्ख हो जाती थी, लेकिन वो अपना गम अपने दिल में रखने की आदी थी, इसलिए फिजा तक से कोई बात शेयर ना करती। वो मुलाजमों के साथ सुबह का नाश्ता तैयार करवा के डाइनिंग टेबल पर रख रही थी। जब अपने कमरे से निकलकर सब डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गए, सबीन बेगम ने तो इस लड़की की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। बीजान भी आके अपनी सरबराही की कुर्सी पर बैठ गई थी। सिला क्यों में चाय उंडेल कर सबको पेश कर रही थी। इसे सबके साथ नाश्ता करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मुलाजिमों के साथ ही नाश्ता करती। बीजान के कप में चाय डालने के बाद वो सबीन बेगम के कप में चाय डालने के लिए इनके पास आके खड़ी हुई तो सबीन बेगम ने केतली पर अपनी कोहनी मारी, जिससे केतली सिला के हाथ से छूटी और गर्म चाय सबीन बेगम के ऊपर गिर गई। हाय मैं मर गई, मनहूस लड़की, क्या करने में लगी हुई हो। सबीन तलत से फटती फौरन उठी और एक जोरदार थप्पड़ सिला के मुंह पर रसीद किया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सिला को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बीजान ने खा जाने वाली नज़रों से सबीन को देखा था। हाय मुझे जला दिया, हाशिम मैं जल गई, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले, इस लड़की ने मुझे जला दिया। सबीन बेगम ने रोते हुए दुआइयाँ दी तो हाशिम फ़ौरन इनको पकड़कर बाहर की तरफ लपके ताकि इन्हें हॉस्पिटल ले जा सके। सबीन और हाशिम के जाते ही आलिया तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। सिला खुद में सिमटी आंखों में आंसू लिए साख तो जाम खड़ी थी। बस आलिया, इसने जानबूझकर नहीं किया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, बिन माँ बाप की बच्ची से ऐसा सलूक करते हुए। बीजान फौरन खड़े हुए होके इसके हक में बोल पड़ी। गुस्ताखी माफ बीजान, लेकिन आपने ही इस लड़की को सर पर चढ़ाया हुआ है। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई थी आप इसे। एक पराये खून से आपको इतनी इंसानियत क्यों है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। आलिया भी अपने दिल की भड़ास निकालने में मसरूफ़ थी।
बीजान ने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया और फिर सिला का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।